अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, पाकिस्तान की इत्तेहादी सियासत में एक बार फिर दरारों की बाज़ गश्त सुनाई दे रही है और इस बार जो मुहाज़ खोला है सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने खोला है। शर्जील मेमन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें बराह रास्त उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि पंजाब हुकूमत पीपल्स पार्टी का कवर लेकर वफाकी हुकूमत को निशाना बना रही है, यानी बज़ाहिर निशाना सिंध की हुकूमत लगती है मगर असल तीर वफाक की समत जा रहा है। पिछले कई दिनों से हमने देखा नाजरीन कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान तलखी बढ़ती जा रही थी। कभी सैलाब मुतासरीन के मुआवजे का मामला था, कभी चोलिस्तान नहर मनसूबे में पानी के हुकूक की बहस हो रही थी और अब मरीम नवाज के बयानात ने इस कशीदगी में मजीद इजाफा कर दिया है जो कि हो रही है BISP के हवाले से। जो पीपल्स पार्टी ने एक सजेशन दिया था जिस पर मरीम नवाज साहिबा ने ऑफेंस लिया है। शर्जील मेमन का ये कहना है कि जी पंजाब हुकूमत वफाकी हुकूमत से अपने इख्तिलाफात को हमारे कंधों पर रख कर लड़ रही है ताकि ऐसा माहौल पैदा हो जाए जहां पीपल्स पार्टी वफाक की हिमायत से पीछे हट जाए और फिर नतीजा क्या हो कि वफाकी हुकूमत दबाव का शिकार हो जाए। उनका ये कहना था कि हम पंजाब हुकूमत की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे और मरीम नवाज के तर्ज़ सियासत पर भी उन्होंने क्रिटिसिज्म किया और उन्होंने ये कहा कि उनके बयानात और इक़दामात मुसलसल इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि उनके वफाकी हुकूमत के साथ मामला ठीक नहीं है। इसके अलावा उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हाईलाइट की। उन्होंने कहा कि जब वज़ीर आज़म किसी सूबे का दौरा करते हैं तो सिंध और बलूचिस्तान के वज़ीर आला तो उनका इस्तकबाल करते हैं मगर पंजाब की अपनी हुकूमत ना वज़ीर आज़म को रिसीव करती है ना ही उन्हें प्रोटोकॉल देती है। तो मेमन ने मरीम नवाज को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर आपको वज़ीर आज़म से इख्तिलाफ है भाई तो इसे आप आपस में हल करें, आपके पार्टी के मसले हैं फिर तो ये, और पीपल्स पार्टी को इसमें ना घसीटें। तो नाज़रीन, अब सवाल ये कि क्या मरीम नवाज वाकई वफाक से फासला इख्तियार कर रही हैं? क्या पंजाब हुकूमत इत्तेहादियों के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश कर रही है? इन इल्ज़ामात के हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज़िया कार नजम साकिब साहब, ज़फ़र लाली साहब और PJ मीर साहब। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजम साकिब साहब, ये जो वो सारा महाज चल रहा है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, ख़ास तौर से मरीम नवाज और बिलावल भुट्टो से ये शुरू हुआ मामला, पर शर्जील मेमन ने आज जो बात की है वो उन्होंने बिल्कुल एक नया रंग दे दिया इस बात को। वो कह रहे हैं कि जी मरीम नवाज तो असल में फेडरल से उनको इशू है तो वो पीपल्स पार्टी का गंदा इस्तेमाल कर रही हैं। आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं मरीम नवाज की बातों को भी और आज शर्जील इनाम मेमन के इस इल्ज़ाम को? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये फ़िल्म मैं और पाकिस्तान में रहने वाले सारे जो पाकिस्तानी हैं कई दफ़ा देख चुके हैं। ये बस 1947-48 के बाद लगी थी सिनेमा हॉल्स में। अच्छा। ये फिल्म उतर नहीं रही। पता नहीं कोई गोल्डन जुबली होती है, प्लाटिनम जुबली होती है, फिर उसके बाद बस कर दें यार। ये क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? किसको बता रहे हैं? किसको बता रहे हैं कि हम लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ दस्तो गिरेबान हैं? आपके ख्याल में आपके अवाम इतने बेवकूफ़ हैं कि उनको समझ नहीं आ रही? देखिए रामीन, ये तो मालूम है कि दोनों पार्टियां वक्त के तकाज़ों के तहत इकट्ठी हुई हैं, उसूली तौर पे नहीं। ठीक है। ये भी मालूम है कि एक हुकूमत चला रही है पार्टी और दूसरी जो है वो आईनी पोस्टों में है। ये भी मालूम है कि कल को इलेक्शन हुए तो ये दोनों पार्टियां एक मरतबा फिर से दस्तो गिरेबान होंगी। मसला ये हुआ कि बीच में आ गई नहरें, वो जो 6 नहरें हैं ना, जी। मसला ये हुआ कि उन नहरों का भी चल ही रहा था तो बीच में आ गए सैलाब। और सैलाब जब आता है तो उसमें बहुत सारा पैसा होता है, उसमें बहुत सारे स्टेक्स होते हैं और कुछ नहीं तो ये बताना होता है कि हम सैलाब ज़दगान के लिए मदद कर रहे हैं। लिहाजा वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट ग्रुप का जो है ना वो खखेड़ बीच में आ जाती है कि नहीं जी ऐसे आप करें, नहीं वो नहीं, हमने ऐसे करना है। तो ये मसला हुआ कि बीच में नहरें आ गई और पानी आ गया। फिर क्या था? पानी मेरा, पैसा मेरा, पंजाब मेरा, मेरी मर्जी। अच्छा, अब ये है कि इस तरह की बातें जो हैं, और आपने शर्जील मेमन साहब का बोला है, उन्होंने तो साफ साफ कई बातें कर दी है जी। एक बात उन्होंने की है कि जी आप कहेंगी कि मैं उंगली तोड़ दूंगी तो क्या हम डर जाएंगे? अच्छा, ये मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई यूनिवर्सिटी है और उसमें 2 धड़े हैं और वो कोई इलेक्शन टाइप हो रहा है या कोई सख्त मामला आ गया और वो दोनों जो है ना एक दूसरे के बारे में बात करें। और खुदा के लिए आप लोग इतने अहम ओहदों पे हैं, ये क्या कर रहे हैं? बच्चों जैसी बातें। काम करने की बात करें ना। मिसाल के तौर पे जी, आप कहते हैं पीपल्स पार्टी वाले कि वफाक के यानी असली हदफ वफाक है
और पंजाब जो है ना वो हमारे कंधे पे चला रहा है गोली, तो छोड़ देना हुकूमत। हाँ, ठीक बात। कुछ स्टैंड लें, पता लगे कि ये है स्टैंड है। दूसरी तरफ आप पंजाब की बात कर रहे हैं और पंजाब की वजीर आला साहिबा जो मेरी फेवरेट वजीर आला हैं, वो ये कहती हैं कि जी ये सारे पंजाब के मामला जो हैं ये मैंने हल करने हैं, सैलाब इधर से आया है, इधर आया है और इसकी तकसीम, पैसों की तकसीम वगैरह वगैरह मैं करूंगी। तो आप डायरेक्टली वफाक से क्यों नहीं बात करती? वफाक का सुन लीजिए। वजीर आजम मेरे फेवरेट जो हैं शहबाज शरीफ साहब, कल उनका बयान सामने आया। उन्होंने ये फरमाया कि मैंने अपने बड़े भाई से यानी कि मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ साहब से कहा है कि जरा पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर है उनको समझाएं। जी। अब ये मुझे नहीं पता ये किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है। पहली बात, आपने ये बात जो है ये अनाउंस क्यों की? ये तो एक टेलीफोन उठा के आप कर सकते हैं। ठीक बात है। आपको पता लगेगा कि क्यों की। आपको और आपके लाखों देखने वाले समझ रहे हैं मेरी बात को। आपने अगर ये बात करनी थी नवाज शरीफ साहब से तो फोन क्यों नहीं किया? और सबसे बढ़ के ये है, भतीजी हैं आपकी, बेटियों जैसी हैं आपकी, आपने डायरेक्टली क्यों नहीं बात की? आपको क्यों जरूरत पड़ गई नवाज शरीफ साहब? मतलब एक रिफ्ट है? तो जब मैं इस सारे को देखता हूं, जब मैं इस सारे को देखता हूं तो मुझे समझ में आती है कि ये वही फिल्म है। ये बार बार, और मुसीबत आपके ये आ गई है कि इतनी घिस-पिट गई है ये, इसके प्रिंट भी नहीं बदलते। बॉटम लाइन वहीं पे ही है। मसाइल आते हैं हमारे पास, हमने उनसे तवज्जो हटानी होती है। ये प्रॉब्लम। अब इमेजिन कीजिए ना कि बजाय इसके कि बात इस पे हो कि पंजाब में सैलाब आए और उनको उनका सद्देबाब ठीक तरह से नहीं हो सका, बात इस पे होनी चाहिए। बात क्या हो रही है? मरियम नवाज साहबा ने पीपल्स पार्टी के बारे में ये कहा, पीपल्स पार्टी ने मरियम नवाज साहबा के बारे में ये कहा, पंजाब और पीपल्स पार्टी की जो है वो यानी वॉर ऑफ वर्ड्स जारी है। इस पे बात हो रही है। इस पे बात करें ना। सैलाब आए थे तो फिर आप तैयार थे, और अगर तैयार थे तो आपने क्या किया? तो ये वही फिल्म है, बार बार हम देखने पे मजबूर हैं। बिल्कुल ठीक बात है। ज़फ़र इलाही साहब, आपको क्या लगता है ये जो टसल शुरू हुई पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, क्या ये मसला वाकई BISP का था? क्या ये मसला सिर्फ एक ऑटोनॉमी का था जो कि मरीम नवाज एक्सरसाइज करना चाह रही थी अपने प्रोविंस पर, या फिर ये असल में मसला नून लीग के अंदरूनी इख्तलाफात का है, और या फिर ये मसला अनाओं का है? The last one, अनाओं का मेरे ख्याल में। देखिए, दे हैव नो रिगार्ड और रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। कोई उनको एक एक के लिए लाइकिंग नहीं है। जैसे मैंने कहा, फॉरगेट लाइकिंग भी नहीं है और रिस्पेक्ट और रिगार्ड तो है ही नहीं। मैंने इनके साथ एक पार्टी के साथ काम किया है और मैंने देखा है कि इनके बीच में कुछ नहीं है, और अगर इनके पास कोई डेमोक्रेटिक आउटलुक है, वो था, उसमें से बीबी जो थी शी वाज समवॉट मोर डेमोक्रेटिक। ये दूसरे जो हैं इनको तो दे डोंट नो व्हाट इट मीन्स, नो कैन दे स्पेल इट। इनके बारे में आप क्या कर रहे हैं? माइंडलेस एंटिपैथी है। ये दोनों जो हैं, देखिए ये दोनों जो हैं ये अपने पार्टीज़ को नेशनल पार्टीज से प्रोविंशियल पार्टीज बना लिया है। ये कैसे हुआ है? ये इसलिए हुआ है, और बल्कि अगर अब हम कहें कि ये प्रोविंशियल पार्टीज हैं, तो आप देखेंगे कि एक पार्टी जो है जो कहता है सबसे बड़ा है, और वो दे नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट और एनी गवर्नमेंट, वो कहेंगे एक ही नेशनल पार्टी रह गया है पाकिस्तान में और वो हम हैं। सो हाउ हैव दे फॉलन सो मच? ये कैसे गिरे, कैसे हैं? इसलिए कि जैसे ये कोalition बना और मजबूरी से ये कोalition बना, इमीडिएटली दे स्टार्टेड हैंगिंग ईच अदर। अब ये बना ही इसी शर्त पे कि फेडरल प्राइम मिनिस्टर आप होंगे कुछ देर के लिए, उसके बाद हम होंगे। अब ये पता नहीं वो दूसरे जो हैं, वो जो कैंडिडेट्स हैं, राइवल कैंडिडेट्स हैं, वो बनेंगे कि नहीं, मुश्किल लग रहा है। तो अब ये एक और मामला आ गया है उनके दरमियान में। तो मैं ऑनेस्टली आई थिंक कि देखिए, लुक एट द वे दे हैंडल थिंग्स। ये फ्लड का, ये फ्लड रिलीफ का इन्होंने कैसे हैंडल किया है। एक कहता है कि मेरा तस्वीर चाहिए, उस पता नहीं क्या वो सैक है या जो है जिसमें चीजें मिलती हैं, मेरा तस्वीर होना चाहिए। दूसरा कहता है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बड़ा अच्छा है, स्ट्रक्चर्ड है, इसमें कर लें।
चलिए आप उनका कितनी अच्छी बात होती, वो कहते कि नून लीग कहती कि हम एक्सेप्ट करते हैं दी ऑफर BISP का विद इसलिए कि हम उनकी जो प्राइम मिनिस्टर थी उनकी इज्जत करते हैं, उनकी भी इज्जत करते हैं, हम एक पार्टनरशिप हैं, वी आर पार्टनर्स इन दिस एंडेवर। बहुत अच्छी बात है, दे हैव ऑफर्ड और हम एक्सेप्ट करते हैं। देखिए दैट वुड हैव बीन सो नाइस। अब तो शुरू हो गए, ये पानी किसका है? अब वो कह रहे हैं ये पानी किसका है? भाई ये पानी तुम्हारा हमारा सबका है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट क्यों बना था? वो इसीलिए बना था ना कि सबका पानी है। ये नहीं है कि पंजाब के फार्मर को इतना मिलेगा पानी और दूसरों को इतना नहीं मिल सकता है पानी, इसलिए कि ये पानी हमारे थ्रू फ्लो कर रहा है, हम करेंगे जो करना चाहता है। ये किस किस्म के एंटिक्स हैं? दे डोंट डिजर्व टू बी देयर। मेरी बात माने, दे डोंट डिजर्व, और ये सीखते भी नहीं है। हिलारी साहब, इससे ये भी लगता है कि अवामी मफाद से ज्यादा इस वक्त इनके लिए सियासत ही मैटर करती है, यही समझ आ रही है ना फिर तो ओवरऑल बात। एग्जैक्टली बिल्कुल सही। और जब ये प्राइम मिनिस्टर का बारी आएगा ना, कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर, यू विल सी, ये फिर शुरू हो जाएंगे, वो कहेंगे आपने वादा किया था। आई एम सॉरी, इट्स वेरी डिस्पिरिटिंग। ये ऐसी बात खत्म हो जानी चाहिए। साकिब ने सही कहा था, ये कब तक चलेगा ऐसा? और वादों पर हुकूमतें बनती हैं, ये भी बड़ी हैरानकुन बात है। मीर साहब, अगर हम इस बात को मान भी लें जो आज शर्जील इनाम मेमन साहब ने कही कि जी मरीम को असल में फेडरल से मसला है, तो मरीम नवाज को फेडरल से आखिर मसला क्या हो सकता है? वहाँ पे तो उनके अपने चचा बैठे हुए हैं, वजीर आजम है, वो क्यों चाहेंगी कि उनकी गवर्नमेंट गिरे? दो चीजें, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, इन दोनों के नजरियात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। बिल्कुल ठीक है। और ये जो अलायंस है, ये एक अनहोली अलायंस है, और ये अलायंस है सिर्फ बिकॉज इमरान खान की वजह से। सिंपल एज दैट। इसमें कोई कॉमन एनिमी अब एनिमी नहीं है, वो भी अवाम को रिप्रेजेंट करता है, दुश्मन नहीं है पाकिस्तान का। उन्होंने तो ऐसे ही समझा हुआ है ना, सियासत तुम्हारी ऐसी चल रही है पिछले कुछ दिनों से। कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, आपके सियासी इख्तिलाफात होते हैं, दुश्मनियां नहीं होती हैं। बात यह है कि ये सबसे बड़ा इस वक्त आप देख रहे हैं कि एक टोपी ड्रामा हो रहा है। देखें, जो प्रेसिडेंट हैं इस वक्त पाकिस्तान के, वो किसकी वजह से हैं? वो PMLN की वजह से हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, किन की वजह से हैं? वो पीपल्स पार्टी की वजह से हैं। तो ये गेम है प्रोविंशियल लेवल पे। प्रोविंशियल लेवल पे अभी जिक्र हुआ कि फ्लड्स आए। फ्लड्स आने के बाद आपका पॉलिटिकल जो डायनामिक्स है वो चेंज हो गया, और उसके अंदर जब पॉलिटिकल डायनामिक्स आपका चेंज हो गया तो तब आपकी ये ब्लेम गेम शुरू हो गई, क्योंकि ये इस वक्त जो प्रोविंशियल लेवल पे बात चल रही है, ये फ्यूचर इलेक्शंस की आप कह लो कि उसको तैयारी की बात हो रही है कि लोगों के अंदर बताया जाए हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। एक प्रोविंस कहता है आपने कुछ नहीं किया, एक प्रोविंस कहता है पानी मेरा है, दूसरा कहता है पानी हमारा है। ये एक आप कह लो कि एक अननेसेसरी बहस चल रही है, और ये बहस इसलिए है क्योंकि आपने अपने जो वोटर है उसको कंसोलिडेट करना है। अब वो कैसे करेंगे ये आपको टाइम बताएगा। हुकूमतें जो है, देखें ना, अभी नजमुल साकिब साहब ने कहा मेरा फेवरेट प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, वेरी गुड। मेरी फेवरेट चीफ मिनिस्टर है मरीम नवाज, वेरी गुड। जॉब फेयर भी नहीं लबड़ा। लेकिन बात ये है कि ये जो सारा जो चक्कर चल रहा है, ये ब्यूरोक्रेसी चला रही है। ये गवर्नमेंट्स जो है, ये अवाम की गवर्नमेंट नहीं है, ये गवर्नमेंट्स है, दे आर रनिंग द कंट्री थ्रू ब्यूरोक्रेसी, और उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। अब जब ये प्रॉब्लम्स आती हैं, और या आप कह लो कि जब गवर्नमेंट स्टडी भी जारी होती है या बेहतरी की तरफ भी जारी होती है, ये डिस्टर्बेंसेस पॉलिटिकल आ जाती हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि आप भले अलायंस पार्टनर्स हैं कि अगर आप बहुत अच्छा कर जाएंगे, आपने फिर एक सेकंड फिडल पे रहना है, वेदर इट इज ए पार्टी और बी पार्टी। तो ए पार्टी जो है, आपने हमेशा पीपल्स पार्टी को देखा है, ये बोलती रहेगी। ये है ऑपोजिशन विद द गवर्नमेंट, ये ऑपोजिशन विद द गवर्नमेंट है। क्यों? क्योंकि इसने आगे एक्चुअल ऑपोजिशन या हो जाना है या एक गवर्नमेंट बन जाना है। सो बेसिकली पीपल्स पार्टी रियल पॉलिटिक्स कर रही है कि जहां वो समझते हैं कि अगर ये बहुत आगे जाएंगे तो ये आपको नीचे प्रोविंशियल लेवल पे ये डिबेट मिल जाएगी। जहां समझेंगे कि ये खराब है और सारे डूब रहे हैं, पीपल्स पार्टी साथ खड़ी हो जाएगी। फिर वो एक
बड़ा मशहूर लफ्ज आएगा, लूली लंगड़ी जमहूरियत भी अच्छी है डिक्टेटरशिप से। बट इस वक्त जो है हमारे पास एक हाइब्रिड निजाम, ये हाइब्रिड निजाम मैं कहता हूं कि बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि हमारे सियासतदानों ने अभी तक, जो नजम साकिब साहब ने बात की है ना, बड़ी संजीदा बात है कि अभी तक हमारे सियासतदान समझे ही नहीं है, वो उनमें अकल ही नहीं आई है कि अगर तुम आपस में ही ठीक हो जाओ तो तुम्हें इसकी जिस तुम एस्टैब्लिशमेंट कहते हो वो तो कभी आएगी नहीं। एस्टैब्लिशमेंट आती है कि बिकॉज यू फेल, एंड व्हेन यू फेल फिर आप क्या कहेंगे, मोदी आएगा यहाँ? नो, किसी ने तो आपको अंडर आर्टिकल 145 किसी ने तो आपको बचाना है ना, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। सो फौज आ जाती है। अब यहाँ आज कितना सुनहरा मौका है कि देखो, चलो ये पीटीआई, ये पाकिस्तान की पार्टी है। अब पीटीआई और आपके रिजर्वेशंस और आप कह लो के डिसएग्रीमेंट्स हैं, उसके अंदर आप दोनों फौज को बीच में ला रहे हो। फौज ने कहा थैंक यू वेरी मच, हम नहीं बीच में आते। तो तुम अगर इकट्ठे खुद नहीं बैठ सकोगे और तुम फौज पे डिपेंड करोगे तो तुम किस जमहूरियत की बात कर रहे हो आगे? प्लीज इसका मुझे कोई जवाब दे दे। ठीक बात है। देखो ना, बात यह है जब हमने आगे जाना है तो फिर आगे का सोचो। आगे का अगर नहीं सोचोगे तो इन्हीं बहसों में पड़ जाओगे कि मुझे जी कितने वोट मिलने हैं, मेरा वोट वहां से कहां चला गया, वहां से क्या हो गया, मैं अपने आप को कैसे कंसोलिडेट करूं। तो ये जो निचली लेवल पे है, इट डजंट रियली मीन एनीथिंग, क्योंकि मेन गेम जो है वो फेडरेशन में है। फेडरेशन में साथ हैं और एक दूसरे के साथ रहेंगे। क्यों? ये अगर 19-20 भी होगा, बिलीव यू मी, वो तीसरे आके इन सबको खा जाएंगे। So they'll be very careful in what they do in the federation. Absolutely. लेकिन मीर साहब आपने जो ऑपोजिशन वाली बात बोली कि दिस इज ऑपोजिशन विद इन द गवर्नमेंट, बट जो इम्प्लाई कर रहे हैं शर्जील इनाम इमन साहब, इससे तो ये भी लग रहा है कि मरियम नवाज इज डूइंग ऑपोजिशन विद इन द पार्टी, विद इन द नून लीग। सो आपको इसके हिंट्स नजर आ रहे हैं? देखिए, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग कि जब बेनजीर आई थी आफ्टर मिस्टर भुट्टो, तो she had her own way of politics. सब वो चले गए थे, पीरजादा साहब चले गए, जतोई साहब चले गए, यू नो, हर बंदा जो पुराना था, यू नो, उनका जो मेन बंदे वो चले गए। आज यही चीज है, मरियम अपनी पॉलिटिक्स कर रही है। और आप समझते हैं कि भाई मरियम विल डू एनीथिंग एल्स? नो, आई थिंक मरियम हैज गॉट अ वेरी गुड माइंड एंड शी विल डू व्हाट शी हैज टू डू, बिकॉज ये अपने वालिद और अपने चचा के आप कह लो कि सेंटिमेंट्स या उनकी कार्रवाइयों पे नहीं चलेंगी, ये चलेंगी अपनी विजन पे। लेकिन सर सूबायत का जो एक एलिमेंट इस वक्त प्रोमिनेंट हो रहा है उनकी अपनी स्टेटमेंट्स में भी, तो ये तो फिर वही डगर है ना जिसमें नवाज शरीफ साहब भी चले थे एक दफा। देखें, वो चले थे ना, वो चल गए, ये चलेंगी, दैट्स द डिफरेंस। वो चल गए, ये चलेंगी, इन्होंने आगे जाना है और इन्होंने आगे जाना है अपनी विजन के साथ, जो मैं आज बात कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली शी इज टेकिंग द बुल बाय द हॉर्न, बिकॉज उनको पता है उनका एडवर्सरी है कौन है। देखो ना, इनको पता है कि इनकी अगर इनके साथ नहीं कुछ करेंगे वरना ये तो स्वीप कर जाएंगे। बिल्कुल हिलाली साहब सही बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी एक नेशनल, वाइड नेशनल पॉलिटिकल पार्टी थी, लेकिन अब ये एक रीजनल मार्जिनल पार्टी बन गई है एंड इट इज ओनली बेस्ड इन द सिंध। ये क्यों नहीं है कि आगे क्यों कोशिश करते हैं रिवाइवल करने की? बिलावल हाउस भी बन गया लाहौर के अंदर, भाई क्यों नहीं हो रहा? देयर हैज टू बी अ रीजन, बिकॉज देखो इन दोनों की जो आप कह लो कि पास्ट पॉलिटिकल फेलियर्स के लिए और उनके साथ ये तभी तो पीटीआई बनी है। पीटीआई क्या था यार? एक प्रेशर ग्रुप था ये। From a pressure group into a political party, it came into emergence because of the failures. और ये लोगों ने वोट क्यों दिया? ये कोई इमरान खान कोई चांद से उतरा था यार? ठीक कह रहे हैं, मुझे बता दो ये कहाँ से उतरा है ये? लेकिन ये एक थर्ड फोर्स आई है और वो उठा के ले गई, और वहां से ले गई जहाँ पीएमएलएन को टच नहीं कोई कर सकता था। अब आपके पॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज हो गए। तो इस वक्त जो है आप तितर बितर के अंदर है, और ये जो तितर बितर है ये अगर आपस में यूनिफिकेशन या यूनिटी नहीं दिखाएंगे, फेडरेशन पे दिखा रहे हैं लेकिन ग्रास लेवल पे ये नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अगले इलेक्शन के लिए मरियम हैज टू बी रेडी फॉर व्हाट शी इज डूइंग, और उसका जो रिस्पांस होगा वो इधर से आपको मिलेगा खैबर पख्तूनख्वा से भी और आपको सिंध से भी मिलेगा। बलूचिस्तान
कॉम्प्रोमाइज हो जाता है कहीं ना कहीं, उसको आप कहीं भी वो आप कह लो कि हड्डी शड्डी डाल दो वो ठीक हो जाते हैं। बट द क्वेश्चन इज कि यहाँ मरियम की जो पॉलिटिक्स है दैट हैज टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। नजमुल साकिब साहब, आपको भी ये लगता है, अपना प्लीज कमेंट ऐड कर दीजिएगा, बट आपको भी ये लगता है कि मरियम नवाज एक राइवलरी में हैं, पीपल्स पार्टी को पंजाब में अपना राइवल समझती हैं और वहीं से सेंटिमेंट ओरिजिनेट कर रहा है, इनसिक्योरिटी का एक एलिमेंट नजर आता है कहीं? जब ये बताना हो रामीन कि हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है और मैं एक इंडिपेंडेंट लीडर बन सकता हूँ या मुझ में पोटेंशियल है कि मैं एक इंडिपेंडेंट लीडर बचाए यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है उसकी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हूँ, तो इस तरह के छोटे मोटे टर्न जो है ना वो लेने पड़ते हैं। ठीक है। और वो बड़े अच्छे तरीके से ले रही हैं और बड़ा अच्छा खेल रही हैं। और उसका एक सबूत ये भी है कि नॉर्मली इस तरह के जवाबात देने के लिए ना तो उनके पास कोई मोहतरमा अज़मा बुखारी हैं और पता नहीं एक दूसरी मरियम भी हैं। आप नोट कीजिए कि ये डायरेक्ट आके बात कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि उनको किसी ने बताया कि अब वक्त आ गया है कि आप ज़रा बताएं कि आप एक इंडिपेंडेंट अप्रोच वाली एक मुस्तकबिल की हो सकता है वज़ीर आज़म हैं। अच्छा। मैंने जो कमेंट देना था ना वो ये था कि बात यहाँ पे हो रही है कि जी वोट लेंगे, वोट बैंक मजबूत करेंगे, इलेक्शन होगा, उस वक्त तक हर पार्टी ने ये करना है वो करना है। मुझे ये बताइए जिसने 8 फरवरी के इलेक्शन में वोट दिए उसके साथ हो क्या रहा है? मुझे ये बताइए कि एक पार्टी जो है वो फर्ज करें पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, JUIF है, ये लोग अपनी साख बना लेंगे, इनके वोट गिने जाएंगे और वो जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा वोट लिए वो कहाँ है? और जहां तक फेवरेटिज्म की बात है, देखें जो वजीर आजम बन जाता है मेरा फेवरेट है, जो पाकिस्तान का सदर बनता है मेरा फेवरेट है, और ये चीज मैंने सीखी है अपने मीर साहब से। और उसमें ये कहना कि जी मैं आती हूँ मीर साहब, आती हूँ, मैं आती हूँ। असल चीज ये है कि एक आदमी को अल्लाह ताला ने इतनी तौफीक दी है, उसको इस मुनासिब यानी समझा गया उस पोस्ट के लिए। हर कोई तो नहीं वजीर आजम बनता, हर कोई तो वजीर आला नहीं बनता। तो मेरे पास चॉइस क्या है? जिस तरह मैंने क्रिकेट की बात आपसे की थी, मेरे पास चॉइस होती कि मेरी 2 टीमें होती, मैं इस वाली टीम को तो सीधा जेल के अंदर भेजता। मुसीबत ये है कि मेरे पास एक ही टीम है, मेरे पास एक वजीर आजम होता है, एक सदर होता है, एक वजीर आला होता है, तो उनको तो मानना पड़ता है। मीर साहब कमेंट कर दिया, ब्रेक लेकिन जी आज के बाद मैंने नजमुल साकिब साहब को चेयरमैन बना दिया है JJUN का। अब आप पूछेंगे JJUN क्या है? जेड़ा जिते ओदे नाल, ये आज से उनके चेयरमैन है ये। चलिए जी वापस आते हैं ब्रेक से और फिर डिस्कशन के सिलसिले बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी नाजरीन। पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। दहशतगर्दी पाकिस्तान का एक ऐसा मसला है जो ना सिर्फ मुल्की सलामती बल्कि हमारे समाजी और इक़्तिसादी ढांचे को भी मुतासिर करता रहा है। हाल ही में हमने देखा कि बलूचिस्तान के खुजदार के ज़ाहरी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 14 दहशतगर्दों को हलाक किया जो कि भारत के स्पॉन्सर्ड ग्रुप फितना उल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते थे, ये बताया गया। ये कार्रवाई इंटेलिजेंस बेस्ड थी और इलाके के पहाड़ी सिलसिले में दहशतगर्दों के कई ठिकाने थे जिन्हें तबाह कर दिया गया। अब ये कोई वाहिद कार्रवाई नहीं है, बल्कि इससे पहले हमने देखा कि शिरानी, कोयटा और फिर केच में भी भारतीय पुष्ट पनाही वाले दहशतगर्द मारे जा चुके हैं, जबकि FC के हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश हमले को सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बनाया था। तो ज़ाहिर ये बताता है हमें कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो हम जंग लड़ रहे हैं वो सिर्फ रिएक्टिव नहीं है बल्कि प्रोग्रेसिव भी है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जड़ों को निशाना बनाने के लिए कुछ लॉन्ग टर्म प्लान्स भी बनाए, जिसमें एक्शन प्लान है जिसके तहत दहशतगर्दों की माली मुआवनत के हवाले से उसमें कुछ है, फिर असलहे की तरसील और क्रॉस बॉर्डर हिमायत को ख़त्म करने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या दहशतगर्दी के असल मुहर्रिकात जिनमें गुर्बत भी कहा जा सकता है, कुछ एक्सपर्ट
पासवर्ड्स कहते हैं, फिर नाइंसाफ़ी, फिर सियासी अदम इस्तेहकाम, फिर क्रॉस बॉर्डर इंटरवेंशन, ख़ास तौर से फ्राम इंडिया एंड फ्राम TTP अफ़गानिस्तान, क्या वाकई इन्हें हमारे जो हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं उसके ज़रिए ख़त्म किया जा रहा है, या फिर हम बस एक सुपरफिशियल रिएक्टिव पॉलिसी पर हैं? इसी पर बात कर लेते हैं। ज़फ़र हिलाली साहब, इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म फ्राम अक्रॉस द बॉर्डर विद इन पाकिस्तान, उसके अलावा वहाँ के जो वज़ीर दिफ़ा हैं वो बॉर्डर्स पर हमले करने की धमकियाँ दे रहे हैं, कराची पर अटैक करने की धमकियाँ दे रहे हैं, तो ये भारत की रविश कितनी तशवीशनाक है? और फिर वही बात कि ये सारे ड्रामे हैं क्योंकि बिहार में इलेक्शंस आने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मेरे ख्याल में ये जो आपने जिक्र किया है दहशतगर्दों का जो मामला है वो तो खैर बाद में बात करेंगे, मगर ये जो नया मामला है कि इंडियन डिफेंस मिनिस्टर, इंडियन आर्मी चीफ और इंडियन एयर फोर्स चीफ, इन तीनों ने मिलके एक दिन में कहा है इन वर्ड्स, और पता नहीं शायद ये आर्मी चीफ ने कहा था कि हम पाकिस्तान को दुनिया के मैप से मिटा देंगे। जी। अब देखिए, इस किस्म के जो स्टेटमेंट्स वो कर रहे हैं ये क्या है? ये तो एक वॉर हिस्टीरिया है। ये आर स्टार्टिंग, अब से शुरू हो गया है वॉर हिस्टीरिया। और आपने बिल्कुल सही कहा था, ये वॉर हिस्टीरिया क्यों हो रहा है? ये हो रहा है इसलिए कि नवंबर में बिहार के इलेक्शंस होंगे, और अगर ये इलेक्शंस मोदी हार गया तो मोदी गया, और अगर वो इलेक्शंस को जीतना है तो उसको बहुत चीज़ें करने होंगे। मिसाल के तौर पे 72 मिलियन वोटर्स हैं जो वोट करेंगे बिहार के इलेक्शंस में, उनमें से काफ़ी सारे मुसलमान हैं। मुसलमान तो मोदी से नफ़रत करते हैं और राहुल गांधी को उन्होंने वोट देना है, और राहुल गांधी खुद बताता है कि क्या टैक्टिक्स क्या हैं इस आदमी के, मोदी के, कि ये इलेक्शंस वो कैसे जीतेगा। जीत तो वैसे शायद ना जाए, मगर रिग करके अगर जीत सकता है तो पहली उसकी कोशिश वो होगी। कैसे करेगा? एक नया इलेक्शन कमिश्नर आया है इंडिया में, वो मेरे ख्याल में उसको इस्तेमाल करेगा। अच्छा। और वो इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अभी से शुरू हो गया है, और हम ये नहीं कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहा है और बता रहा है पार्लियामेंट में कि बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो वोटर्स लिस्ट पे हैं, मगर उनको उसने कहा है कि इनका इंतकाल हो गया, दे डेड, तो दे माने कि उनका फिर वोट ये होगा। हाँ, तो उसने खुद मुसलमानों को सामने लोगों को लाया है और बताया है कि तुम जिंदा हो कि तुम मर गए हो, इसलिए कि ये एक टैक्टिक है। दूसरा टैक्टिक ये है जो ये डिफेंस मिनिस्टर ने शुरू किया है, और वो ये है कि पाकिस्तान जो है क्रीक में वो एक एंटायर एक नया मशीनरी ऑफ वॉर खड़ा कर रहा है, ब्रिगेड्स रख रहे हैं उधर और हथियार जा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। वो क्यों? कि अगर एक चीज ना चले तो जंग इज ऑलवेज द लास्ट फॉल बैक ऑप्शन मोदी के लिए, और हर वक्त वो हुआ है। जितने इलेक्शंस वो जीते हैं एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ है और उसके बुनियाद पे उसने वो इलेक्शन जीता है। तो मेरे ख्याल में हम फिर तैयार हो जाना चाहिए। किसी वक्त भी नवंबर में इलेक्शंस होंगे, और अब से नवंबर के पहले किसी वक्त भी एक फॉल्स फ्लैग हो सकता है, वही जो पहलगाम के तरह हुआ था, और एक झड़प हो सकती है पाकिस्तान के लिए साथ। मीर साहब, दहशतगर्दी के बहुत सारे पहलू नज़र आते हैं हमें पाकिस्तान के अंदर। TTP है, फिर एक फितनातुल हिंदुस्तान है, फिर बॉर्डर पर इस तरह की धमकियां आ रही हैं हमारे सामने। बट द मेजर्स दैट वी आर डूइंग काउंटर टेररिज्म के हवाले से, आप उससे कितने मुतमईन हैं? क्या वो उन रूट कॉजेज़ को एड्रेस कर पा रहे हैं जिनकी वजह से ये दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है, या फिर रिएक्टिव पॉलिसी है? आपने एक चीज़ को नोट करना है कि ये आपको जो मर्जी कर देंगे कि हम आपको मैप से उड़ा देंगे। आपका क्या ख्याल है कि अगर आपने ये स्टेटमेंट, इतनी इररिस्पॉन्सिबल हिस्टेरिया आप क्रिएट कर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तान ने चूड़ियां पहनी हुई हैं? पाकिस्तान विल फाइट यू, इन फैक्ट रिमूव यू फ्रॉम द मैप। ये मैं आपको बता रहा हूँ। व्हेन द पुश कम्स टू क्रंच, ये सब उड़ जाएंगे। इनको नहीं पता, चलो हमें तो उड़ाओगे, लेकिन हम तुम्हें पहले उड़ा देंगे। मीर साहब, हमने बताया, बुनियानुम मरसूस में बताया, अमेरिका हक में बताया है। देखो जी, वो तो एक एक बैटल है।
द वॉर कंटिन्यूज। कई बैटल्स हुई हैं 47 से अब तक बैटल्स हो रही हैं, द वॉर कंटिन्यूज। और इस वॉर के अंदर जब तक आप सैनिटी नहीं प्रिवेल करेंगे, ये नुकसान इस सब कॉन्टिनेंट का है। सही बात। और इस सब कॉन्टिनेंट के लिए हमने अपनी प्रिपरेशंस करनी है, पर्टिकुलरली इन एरियाज लाइक बलूचिस्तान। मैं तो अभी भी कहूंगा कि देखो 3 चीजें वहां आती हैं, इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन, और उसके बाद एक्शन। हमने ये चीजें करनी है और उस वक्त करेंगे जब हम जरा अपनी इंटेलिजेंस को ज्यादा इंटेंसिफाई कर दें इन दैट एरियाज। आप क्यों देखते हैं कि ये कभी किसी ट्रेन को अटैक कर देते हैं, कभी कहां से आके अटैक करते हैं? वहां ये कर जाते हैं क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है। उस एरिया को हमने कल्टीवेट करना है, उसको अंदर हमने अंडर एक्चुअली स्ट्रिंजेंट इंटेलिजेंस के लिए लेके आना है। वी नीड टू हैव मॉडर्न इक्विपमेंट फॉर दैट। और ये जब तक हम नहीं करेंगे, वो पुराने मोड जो है ना, वो अब आपके खत्म हो गए रामीन। तो जब हम बार बार टेररिज्म की बात करते हैं, आपको पता है, when you for example come into a city like London, Paris या न्यूयॉर्क, आप 70 से 75 हजार दफा आपकी तस्वीर खींची जाती है, 70 से 75 हजार दफा। तो वो आपको पकड़ लेते हैं कहीं ना कहीं से। सो बेसिकली हमें टेक्नोलॉजी पे जाना है, आईटी पे हम जा रहे हैं। ठीक है। पिछली जो गवर्नमेंट थी, आई कैन ओनली स्पीक अबाउट पंजाब, जब ये शहबाज शरीफ वाज डूइंग इट, आई थॉट ही वाज डूइंग अ ग्रेट जॉब। 11,000 कैमरे लगाने थे लाहौर के अंदर, लगे थे 7,000। आई डोंट नो बाकी पूरे हुए कि नहीं, बट द क्वेश्चन हियर इज, हमने अपने आप को राइट अप टू द स्टॉप करना है। हिंदुस्तान, याद रखो, जो मर्जी बहस कर लो, जो मर्जी एनालिसिस ले लो, हिंदुस्तान ने अपनी बदखोइयों से बाज नहीं आना। क्यों? एक, बदखोइयां वो ज्यादा करता रहेगा, जिस तरह अभी हिलाली साहब ने बात की है बिहार के इलेक्शंस की। ये तो अगले हफ्ते बता देंगे ना, ये अगले हफ्ते, हाँ अगले हफ्ते के अंदर इनकी रिपोर्ट आ जाएगी कि इलेक्शंस कब हो रहे हैं, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में इलेक्शंस होने हैं और वहां भी गर्मा गर्मी शुरू हो गई है। मुसलमान का वोट जाएगा राहुल गांधी की तरफ, कांग्रेस की तरफ जाएगा, इसकी तरफ नहीं आएगा। उनके अंदर भी आपस में अब ये है जो उनकी एनडीए की अलायंस, और ये वो जो हो रहा है कि क्या इसी चीफ मिनिस्टर को रखना है, अगले को बनाना है, किसको लेके आना है, वहां भी एक हलचल मचा हुआ है। So he is waiting for those 44-47 seats, जिसके अंदर ये अपनी पूरे हिंदुस्तान के ऊपर बीजेपी अपनी डोमिनेंस दिखाएगी। So उनका भी एक अपना गेम प्लान है, लेकिन ये गेम प्लान कर रहा है at the risk of creating crisis in the subcontinent and particularly between India and Pakistan. So अगर तो इनकी सोचें इलेक्शन तक महदूद रहेंगी, वो ये करते रहेंगे। जो हमें चाहिए कि हमें इसकी प्रिपेयर्डनेस रहनी चाहिए। हम कोई उसमें कोताही नहीं छोड़ते, हम करते हैं। लेकिन जिस तरह वो कहा था ना, एक दफा मैं आपको बताता हूँ, जनरल मुशर्रफ को बड़ा एक इंटरव्यू था न्यूयॉर्क में, तो उन्होंने कहा था कि जी आपने तो उसामा बिन लादेन को रखा, ये करा, हमने पकड़ा, ये किया, वो किया। जनरल साहब का जवाब बड़ा जबरदस्त था। उसने कहा देखो, मिस्टेक्स हो जाती हैं, ये तो हो जाता है कहीं ना कहीं, सो प्लीज डोंट ब्लेम ईच अदर बिकॉज ऑफ दैट। लेकिन आज भी मैं यही बार रिपीट करूंगा रामीन, कि जब तक हम इनके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं करेंगे, ये दहशतगर्दी यहाँ भी होगी, वहां भी होगी। ये मैं आपको दोनों जगह बता रहा हूँ। तो जब तक आप इसको नहीं करोगे, क्योंकि इसका आपको क्या पता, मुझे क्या पता, 3rd, 4th, 5th पार्टी से इसके अंदर इन्वॉल्व हो, व्हाट डू वी नो? हम तो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं ना, हमें क्या पता कि कुछ और को इसके अंदर कोई प्लेयर हो। सो जब तक आप इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करोगे, आप आगे नहीं बढ़ोगे। और यही डिबेट हम करते रहेंगे प्रोग्राम्स के अंदर, देर बहस ही होगा ये। बिल्कुल सही बात है। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान रिसेंटली एक सोलर एनर्जी रेवोल्यूशन से गुजरा है, जिससे दुनिया का तेज़ तरीन शमसी तवानाई का इनकलाब भी कहा जा रहा है पूरी दुनिया की तरफ से। लेकिन ये मुमकिन कैसे हुआ और इसकी वजह से चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, इस पर भी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सेगमेंट हम उसी चीज़ को डेडिकेट करेंगे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि सिर्फ चंद साल पहले तक शमसी तवानाई पाकिस्तान के पावर मिक्स में बिल्कुल नेग्लिजिबल थी, मगर आज सूरत हाल ये है कि 2026 तक हमारी 20% बिजली सूरत से हासिल होने की तवक्को है। यानी एक दहाई में हमने वो तब्दीली देखी है जिसके लिए कई ममालिक को कई दहाइयाँ लगी हैं। तो फिर सवाल ये है कि इस इनकलाब के पीछे मुहर्रिकात क्या थे? तो मुहर्रिकात थे बिजली के बढ़ते हुए रेट। 3 साल में 155% बिजली के नर्ख बढ़े,
वजूहात थी टैरिफ हाइक्स, लोड शेडिंग और डीजल सब्सिडी, जिसने आवाम को मजबूर किया कि वो कहीं ना कहीं बिजली का नया जरिया ढूंढें, और लोगों ने ढूंढा। दूसरी तरफ क्या हुआ कि आलमी मंडी में सोलर पैनल की कीमतें 50% गिर गईं और हुकूमत ने 2025 तक इंपोर्ट ड्यूटी भी ख़त्म कर दी, तो लोगों ने खुद अपना पावर प्लांट लगा लिया अपनी छतों पर। आज मुल्क में अंदाजन 17 गीगावाट के सोलर पैनल्स इंपोर्ट हो चुके हैं, जबकि ज़रूरी शोबे में 1.5 से 2 मिलियन ट्यूबवेल्स में से तकरीबन निस्फ जल्द ही सोलर पर मुंतकिल होने जा रहे हैं, जिससे 7 गीगावाट तक डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी पैदा होगी। लेकिन इस कहानी का एक फ्लिप भी है, दूसरा रुख है। वो ये है कि जब हाई पेइंग सार्फिन नेशनल ग्रिड से हटकर खुद कफील हो गए तो बिजली कंपनीज की आमदन गिरने लगी, सर्कुलर डेट बढ़ रहा है, थर्मल प्लांट्स खाली बैठे हैं, मगर डॉलर्स में उनकी कैपेसिटी पेमेंट जारी हैं और सारा बोझ आ रहा है नॉन सोलर सारिफ पर। तो मीर साहब, ये यूटिलिटी डेथ स्पाइरल है जिसे कहा जा रहा है कि इसमें हम फंसते जा रहे हैं कि एक तरफ जो सारिफ है, जो अच्छे कमाने वाले लोग हैं, वो इंडिपेंडेंट तो हो रहे हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन में, लेकिन मुल्क हमारा शायद इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार हो जाए इस वजह से अनकरीब। बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने ये सब्जेक्ट है, बिकॉज ऑब्वियसली आपने देखा कि आईपीपीज ने क्या कर रहे थे, पैसे किस तरह ले रहे थे हुकूमत, जो कि आई होप इट हैज स्टॉप्ड। देखें, पाकिस्तान के अंदर इन पर्टिकुलर बहुत बड़ा एक एनर्जी क्राइसिस है जी, और ये जो एनर्जी क्राइसिस है, ये बेसिकली आप कह लो कि आपकी जो अनरिलायबिलिटी है ऑफ योर ग्रिड सिस्टम, इट इज बिकॉज ऑफ दैट, जिसमें आपकी इंडस्ट्री को काफी नुकसान पहुंचता है, जिस तरह आपके जितने भी आपकी जो ट्रेड है उसमें नुकसान पहुंचता है। अब बात आती है कि पहले कहा जी, गाड़ियों को भी कहा था, हाँ जी हाइब्रिड गाड़ियां आएंगी, इलेक्ट्रिक की आएंगी, ये करेंगे, ड्यूटी फ्री होगी, कुछ नहीं, ड्यूटियां फिर लग गई। आपने सोलर पैनल्स पे कहा, दुनिया आगे जाती है, हम इनकरेज करते हैं, नारा लगा देते हैं कि नारा आगे बढ़ो, तो उसके बाद आप उस पर टैक्स ठोक देते हैं। हाँ। इस तरह मुल्क नहीं चलते। याद रखो, जब आपकी आवाम खुद कफील नहीं होगी, गरीब आदमी सोलर पैनल अपने घर पे नहीं लगाएगा, उसकी कॉटेज इंडस्ट्री नहीं चलेगी। ठीक बात है। आपने कॉटेज इंडस्ट्री को आगे चलाना है बाय मेकिंग द पर्सन, हमें इनको चैरिटी पे, खैरात पे नहीं रखना, हमने इनको स्किल लेबर के ऊपर लेके जाना है ताकि ये खुद कफील हो, और जब खुद कफील होंगे हम उस पे भी बोझ कम होगा। ये जब तक हम एटीट्यूड नहीं बनाएंगे और इन लोगों को आगे नहीं आने की कोशिश करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब बात आती है वाटर स्केर्सिटी की, भी आपने बात कर दी। आज आपके जो रहीम यार खान पे आप चले जाएं, वहां जो पंप्स लगे हुए हैं, बिजली नहीं है और वाटर लॉगिंग इतनी है कि आप अपना पैर, कोशिश तो करें जाने की, आपका पैर अंदर धंस जाएगा, इतनी वाटर लॉगिंग है। वो एरिया कल्टीवेट कर सकते हैं बट यू कांट डू एनीथिंग। वहां सिर्फ आप गन्ना उगा सकते हैं, आप वीट नहीं उगा सकते, बिकॉज देयर इज सो मच वाटर लॉगिंग। तो ये सारी चीजें ये है कि आपको नंबर 1 इस पे सब्सिडी नहीं, इसको आप बिल्कुल ओपन करो, फ्री इंपोर्ट करो। जब आप फ्री इंपोर्ट करोगे, आप देखोगे आगे जाओगे। चाइना में एक जगह है, इट इज कॉल्ड येंटाई। आप फ्लाई कर रहे होंगे बीजिंग से, और बीजिंग से जब येंटाई के प्रोविंस में आएंगे तो आपको जहाज के नीचे जमीन पे देखेंगे तो आप देख नहीं सकेंगे, क्योंकि आपको ग्लेयर नजर आएगा। वो ग्लेयर सोलर पैनल्स लगे हुए, ठीक है, और वहाँ तमाम ऑफ येंटाई इज ऑन सोलर पैनल, और वहाँ की इंडस्ट्री देखो, दे सप्लाई गुड्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये हम कर सकते हैं। और जब मैं उधर गया, जब मैं उधर गया, वहां जाके मैंने लोगों से पूछा, उन्होंने कहा जी कि हम तो बड़े गरीब लोग थे यहाँ, आज हम एफ्लुएंट हैं बिकॉज ऑफ द एनर्जी गिवन बाय द सोलर पावर। वी कैन डू इट, there has to be a will to do it। लेकिन मसला ये है नजबू साकिब साहब के लोग तो अमीर हो रहे हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है ना ये एनर्जी का, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी की बात की जा रही थी गवर्नमेंट की जानिब से, उस पर सब्सिडीज़ भी दी गई, सोलर पैनल्स फ्री बांटे गए, लेकिन फिर हो क्या रहा है कि मुल्क और हुकूमत गरीब हो रही है। क्यों? क्योंकि आईपीपीज़ के चुंगल में फंसी हुई है, तो फिर वो पैसे तो निकलवाने हैं ना किसी से, तो फिर नॉन सोलर सारिफ मारा जाता है। अगर बिजली जो है वो लोग पैदा करनी शुरू कर दी है और 35% जो है वो ऑलरेडी सोलर के जरिए हो रही है, लोगों ने अपने जनरेटर्स बाहर फेंक दिए हैं, किसान ने अपने ट्यूबवेल चलाने शुरू कर दें इनकी वजह से, तो मुसीबत तो पड़ेगी। वो सर्कुलर डेट तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन एक एंगल जो है ना, जो मेरे दिमाग में इस वक्त आया आपकी और मीर साहब की बात सुन के, वो ये है कि अगर कल को बिजली सस्ती हो जाती है, ये नेशनल ग्रिड वाली, तो मुझे ये बताएं कि जब खुशी का मौका आएगा, हुकूमत कोई भी हो, वो बताना चाहेगी कि देखें हम आपके लिए क्या कर रहे हैं,
तो वो बिजली ही तो सस्ती करते हैं 2-3 महीनों के लिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पेट्रोल ही तो सस्ती करते हैं, वो सस्ता करते हैं, इसके अलावा उनके पास देने को है क्या? सही बात है। और वो सस्ता करके फिर उसको महंगा कर देते हैं जब आवाम खुश हो जाती है और रिलीफ मिल गया, रिलीफ मिल गया। तो एक तरफ तो ये है कि इस सोलर की वजह से 35% आपका ऑलरेडी कम हो चुका है, और उसकी वजह से क्या है कि वो जो आईपीपीज की यानी महंगी बिजली है वो अब आपको कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो आम सारिफ, मैं आप, हम सब जो हैं उनमें एक सरचार्ज और नोट कीजिए कि जो बिजली का बिल अभी आता है उसमें इतनी जगह बाकी नहीं रही कि कोई नया सरचार्ज लगा सके। उन्होंने क्या किया है, फॉन्ट छोटा कर दिया है, इतना छोटा लिखा हुआ है, और वो सारा सरचार्ज जिससे भरा है। पूरी दुनिया में इस तरह का नहीं है। अब जब सोलर बीच में आ गया, मुसीबत पड़ गई, अब क्या करें? तो ना वो खुशखबरी दे सकेंगे, ना उन्होंने ये 155% जो बिजली बढ़ाई है इसको कम करने का इरादा है। लिहाजा मुझे ये लग रहा है कि अगले 5 साल के बाद अगर ये सूरत हाल ऐसी ही रही और कुछ 70% के यानी करीब 80% के करीब सोलर एनर्जी आ गई, तो इन सोलर्स पे देखें क्या यानी किस किस किस्म के सरचार्जेस लगेंगे, क्योंकि फिर हुकूमत किस तरीके से करेगी। ओहो, ये तो बड़ी खतरे की घंटी बजा दी। जफर लाली साहब, आप क्या कहते हैं, हुकूमत कोई पॉलिसी बना पाएगी इफेक्टिव इस तरीके की कि जो सोलर सारिफीन है उनको भी तंगी ना हो, नॉन सोलर भी प्रोटेक्टेड रहे? देखिए, अगर आपका बैटरी जो होता है, जो सोलर एनर्जी के लिए जो ज़रूरी है, जो कंसर्व करता है एनर्जी को, रखता है रिजर्व में, अगर वो आपका बैटरी 2 दिन के लिए चलता है और अगर 3 दिन के लिए बादल आ जाते हैं तो फिर क्या होगा? तो आप आर यू प्रिपेयर्ड टू लिव विदाउट इलेक्ट्रिसिटी एक और दिन? नो इलेक्ट्रिसिटी। आप तो समझती हैं ना कि अगर धूप नहीं निकले तो फिर क्या होगा? और दूसरे मुल्कों में बड़ी सारी जगह हैं जो 2-2, 3-3 मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता देती हूँ। उसमें होता है कि जब बादल होते हैं ना तो आप स्विच कर देते हैं उसको वापडा पे कुछ देर के लिए, या फिर एसी नहीं चलता, एटलीस्ट पंखे फिर भी सोलर पर चलते रहते हैं। नहीं, मगर ये तो आप देखें ना, बिजली की गाड़ियां जो इधर हैं, जो इस मुल्क में आए थे, और मैंने भी एक लिया बिजली की गाड़ी। अब वो मैं 4 साल के बाद वो गाड़ी को बेचना चाहता हूँ। आई हैव नो मार्केट। वो कहते हैं नहीं, कोई कौन लेगा? कहते हैं 12 लाख के लिए तो बैटरी आएगी। देखिए, बी केयरफुल। मेरा अपना ख्याल ये है कि अब जब तक आपके पास बैटरीज इतने नहीं हो जो बिल्कुल कंसर्व करके रख सकते हैं, यू सी, इलेक्ट्रिसिटी शुड बी ऑन डिमांड। इलेक्ट्रिसिटी का फायदा क्या है? आप जाते हैं, एक स्विच लगाते हैं और आ जाता है। there is no excuse, कोई बहाना नहीं है। मगर इधर अगर आप पहले देखेंगे कि यार 2 दिन तक तो धूप नहीं निकला है या क्लाउडी थे, और क्लाउड बड़ा इफेक्ट करता है, इम्पैक्ट करता है। और बाय द वे, अगर आपके पास 12 घंटे के लिए बिजली होती है और वो बिजली आपका एक्सपेंड हो जाता है, तो 12 घंटे रात में आपको बैटरीज को रिचार्ज करना पड़ता है। उस वक्त तो आपके पास सोलर तो नहीं है ना। सो you've got to have a proper system which shows कि किसी वक्त, हर वक्त, ठीक कह रहे हैं, इसके डाउन इफेक्ट भी। लेकिन ये बात भी इम्पोर्टेंट है, मेरे पास टाइम खत्म हो गया, इसलिए मुझे इस वक्त क्लोजिंग पर जाना पड़ेगा। नाज़रीन, डिस्कशन आपने देखी, जरूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।